10 अगस्त को भागवत नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति की शिकायत सुनकर थाना समानपुर के प्रभारी उमाशंकर यादव सन्न रह गए। उन्होंने हैरत से उस बुजुर्ग पर नाराजगी जताते हुए कहा, क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? ऐसा भी भला कहीं होता है क्या? जी साहब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरी बहू कविता ने ही अपने 15 साल के बेटे को मारा है, क्योंकि वह बदचलन है। बुजुर्ग विश्वास दिलाते हुए बोला। तुम्हारे पोते की लाश कहाँ है? थाना प्रभारी ने पूछा। साहब जी, लाश दफना दी गई है। आप उसका पोस्टमार्टम करवा लेंगे तो सच्चाई सामने आ जाएगी, बुजुर्ग बोले। थाना प्रभारी उमाशंकर यादव को जब बुजुर्ग भागवत ने अपनी बहू कविता के बारे में विस्तार से जानकारी दी तो वह माजरा समझ गए। भागवत ने थाना प्रभारी को जो कुछ बताया वह इस प्रकार है कि 3 अगस्त 2021 की सुबह 9:30 बजे के करीब भागवत को अपने 15 वर्षीय पोते सोनू की मृत्यु की खबर मिली थी। सोनू अपने गांव में ही अपनी मां कविता के साथ रहता था। वह घर पास में ही था। कविता का पति शिवराज घर वालों से अलग गांव के बाहर ही रहता था। काम की वजह से उसका आसपास गांवों में आना जाना लगा रहता था। वह अपने पिता से 8 से 10 दिनों बाद मिलने आ जाया करता था। शिवराज डिंडोरी में पिछले कुछ महीने से रह रहा था। उसके अलग रहने का कारण उसकी पत्नी कविता ही थी। वह उसके व्यवहार और आचरण से वह दुखी था। भागवत की बातें सुनने के बाद थाना प्रभारी उमाशंकर यादव ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने इसकी जानकारी एसपी संजय कुमार सिंह को दी। उसके बाद अदालत के आदेश पर सोनू की दफन लाश को निकलवाकर उसका पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम से यह स्पष्ट हो गया कि उसकी मृत्यु किसी बीमारी से नहीं बल्कि सिर में चोट लगने से हुई थी। पोस्टमार्टम में हत्या की बात सामने आते ही पुलिस ने तुरंत सोनू की मां कविता और उसके तथाकथित प्रेमी लाल सिंह को पूछताछ के लिए थाने बुलवा लिया। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे, मगर जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, थाने में उनके खिलाफ सबूत होने की बात कही गई, तो कविता ने भी सोनू की मौत से जुड़ी सारी बातें बता दी। इसके बाद सोनू की हत्या का सच कुछ इस प्रकार सामने आया। कविता की जब शिवराज के साथ शादी हुई थी तब वह मात्र 16 साल की थी। आदिवासी परिवार में जन्मी कविता सांवली होकर भी काफी सुंदर दिखती थी। उसके जैसा समाज में दूर दूर तक कोई नहीं था। उसकी नाक नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, काले लहराते केश, उन्नत उभार, सुडौल मांसल देह के कमर की लचक आदि पहली नजर में ही किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफी थी। इसलिए उसके चाहने वालों की कमी नहीं थी। इसमें कविता को भी अच्छा लगता था कि वह कईयों की पसंद बन चुकी है। वह गांव में सभी से हंस बोल कर बातें करती थी, लेकिन किसी को अपने करीब आने से रोकने में भी चतुर थी। बड़ी चतुराई से अपने दीवानों से पल्ला झाड़ लिया करती थी। शिवराज की दुल्हन बनने के बाद कविता और भी बेफिक्री के साथ कभी अपने मायके तो कभी ससुराल आती जाती रहती थी, क्योंकि उसकी ससुराल मायके के पास स्थित गांव में ही थी। बहुत जल्द ही उसके अल्हड़पन से ससुराल के युवक और दूसरे उम्रदराज मर्द भी परिचित हो गए थे। उस पर प्यार का भूत सवार हो चुका था। वह चाहती थी कि पति शिवराज हमेशा उसके साथ रहे, सारे काम धंधे को छोड़ उसकी मर्जी के मुताबिक उसके साथ बना रहे और वह हमेशा शिवराज की बाहों में ही सिमटी रहे। लेकिन रोज खाने कमाने वाले शिवराज के लिए यह कतई संभव नहीं था। कविता तन की प्यासी थी, जबकि उसका पति शिवराज पेट की आग बुझाने की चिंता में घुलता रहता था। उसने प्यार से कविता को समझाया कि वह उसके साथ हमेशा कमरे में ही बंद रहेगा तो उनका और परिवार का पेट कैसे भरेगा। कविता को शिवराज की बातों का कोई असर नहीं होता था। तन की प्यासी कविता अपने मन को नहीं समझा पाई। नतीजा यह हुआ कि वह दूसरी राह तलाशने लगी। सुंदर तो वह थी ही, इसलिए ससुराल के गांव में भी उसके चाहने वालों की कमी नहीं थी। फिर क्या था, उसने शिवराज की गैर मौजूदगी का नाजायज फायदा उठाया और कई युवकों से संबंध बना लिए। किसी के साथ मजेदार बातें कर दिल बहलाया तो किसी के साथ हमबिस्तर होकर तन मन की प्यास बुझाई। इसकी जानकारी जल्द ही शिवराज के माता पिता को भी हो गई। लोग गांव में ही दबी जुबान से कविता की बदचलनी की चर्चा करने लगे। ससुर भागवत को इससे काफी दुख पहुंचा। भागवत ने बहू पर लगाम लगाने की कोशिश की, किंतु कोई नतीजा नहीं निकला। उल्टे घर में आए दिन विवाद होने लगा। फिर एक दिन विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि कविता शिवराज से अलग रहने को कहे दी।
फिर शिवराज और कविता गांव में ही अलग रहने लगे। अपनी ससुराल के घर से अलग रहना कविता के लिए यह और भी अच्छी बात हुई। उसकी एक तरह से मन की मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। संयोग से पड़ोस में ही रहने वाले लाल सिंह को वह पहले से जानती थी। वह भी कविता का आशिक बना हुआ था, लेकिन उसने कभी भी अपनी मंशा जाहिर नहीं की थी। कविता के पड़ोस में आने पर एक दिन उसने मौका पाकर अपने दिल की बात कह डाली। बदले में छोटी मोटी जरूरतों के लिए घर और बाजार के काम में वह उसकी मदद करने लगा। इस तरह से वह शिवराज का दोस्त बन गया। संयोग से दोनों शराब के प्रेमी थे। अभी तक शिवराज घर से बाहर ही शराब पीता था, लेकिन लाल सिंह के कहने पर शिवराज घर पर ही शराब पीने लगा। लाल सिंह उसके लिए शराब लाया करता था। दोनों शराब की पार्टी करने लगे। शिवराज और लाल सिंह के साथ साथ कविता भी शराब पीने लगी। उधर कविता ने मर्दों की आशिकी और मतलबी दुनिया को काफी नजदीक से देखा था, इसलिए वह जल्द ही लाल सिंह की मंशा को भी भांप गई। एक समय ऐसा भी आया जब लाल सिंह ने शिवराज को नशे में धुत कर दिया और कविता को अपनी बाहों में भर लिया। कविता इसी इंतजार में थी। उसकी मंशा पूरी हो गई। गांव में काम नहीं मिलने की स्थिति में शिवराज मजदूरी करने के लिए कई हफ्तों और महीनों तक बाहर रहता था। इसका फायदा उठाकर कविता की रातें लाल सिंह के जरिए ही रंगीन होती थीं। समय बीतते देर नहीं लगती है। कविता एक बच्चे की मां बनी और धीरे धीरे उसका बेटा सोनू 15 साल को भी हो गया। फिर भी कविता के चाल चलन में कमी नहीं आई। थोड़ा फर्क यह हुआ कि अब वह शिवराज के अलावा सिर्फ लाल सिंह की ही चहेती थी। एक के लिए वैध बीवी थी तो दूसरे के साथ अवैध की जिंदगी से खुश थी। उसे भी शराब की लत लग चुकी थी। उधर उसका बेटा सोनू किशोरावस्था में पहुंच चुका था। उसका लगाव जितना अपनी मां और पिता से नहीं था, उससे कहीं अधिक वह दादा दादी के करीब था। उसका ज्यादा समय दादा दादी के साथ ही बीतता था। वे भी सोनू को बहुत प्यार करते थे। वह कभी कभार ही अपने घर जाता था। कविता के लिए यह और भी अच्छा था, क्योंकि लाल सिंह बेफिक्री से उसके पास आता जाता था। सोनू के दादा भागवत को भी कविता और लाल सिंह के संबंधों के बारे में भनक लग चुकी थी। इस कारण वह रात के समय सोनू को अपनी मां के पास सोने के लिए भेजने लगे थे। इसे लेकर कविता और लाल सिंह के अवैध संबंधों की जिंदगी में खलल पड़ने लगी। कविता ने जल्द ही इसका हल निकाल लिया। वह बेटे सोनू के सो जाने के बाद लाल सिंह को पीछे के दरवाजे से घर बुलाने लगी। सब कुछ पहले जैसा चलने लगा। घटना 2 अगस्त 2021 की है। सोनू अपने नियत समय पर मां कविता के पास आया और सीधे अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। आधी रात होने पर लाल सिंह शराब की बोतल लेकर कविता के पास पहुंचा। दोनों ने पहले बोतल खाली की, फिर अय्याशी के नशे में डूब गए। उस रोज कविता को कुछ ज्यादा ही नशा हो गया था, इसलिए उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उसका किशोर उम्र का बेटा भी घर में मौजूद है। नशे में दोनों कुछ ज्यादा ही मस्ती करने लगे, जिससे शोर होने पर सोनू की नींद टूट गई। उसे मां अपने कमरे में नहीं दिखी तो वह पास वाले दूसरे कमरे में चला गया। कमरे के खुले दरवाजे पर जाकर उसने जो देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मां और पड़ोस के काका लाल सिंह को निर्वस्त्र लिपटे देखकर वह सन्न रह गया। सोनू इतना तो समझ ही गया था कि उसकी आंखों के सामने जो कुछ था वह गलत था। वह समझ नहीं पाया कि क्या करे। वह तुरंत वहां से भागकर अपने बिस्तर में आकर एक चादर के नीचे दुबक गया। दरवाजे पर सोनू के आने और उसके हड़बड़ाकर भागने से हुई आवाज की आहट कविता और लाल सिंह को भी हुई। वह समझ गए कि उन्हें सोनू ने देख लिया है। लाल सिंह तुरंत कपड़े पहनकर भागने लगा तो कविता ने उसे रोक दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, सोनू ने हम दोनों को रंगे हाथों देख लिया है। सुबह होते ही वह सारी बात अपने दादा दादी को बता देगा। उसके बाद बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर हम दोनों के खिलाफ कुछ भी कदम उठाए जा सकते हैं। इस पर क्या किया जाए? लाल सिंह ने पूछा तो कविता चुपचाप उठी और कमरे में गई। वहां कोने से 2 लाठी निकाल लाई। एक लाठी लाल सिंह को पकड़ाई और दूसरी अपने हाथ में लेकर सोनू के कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ी। तब तक लाल सिंह भी समझ चुका था कि आगे क्या करना है। कुछ पल में ही दोनों बिछावन पर चादर के नीचे बिस्तर में दुबके सोनू के कमरे में थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक साथ लाठी से उसके ऊपर वार करने लगे।
लगातार लाठी की मार से सोनू की वहीं मृत्यु हो गई। यह देखकर कविता ने राहत की सांस ली। उसके बाद सुबह होते ही लाल सिंह अपने घर चला गया और कविता ने फोन लगाकर अपने पति को बेटे सोनू के मौत की खबर दे दी। उसने पति को बताया कि रात में उठी खांसी से उसकी मौत हो गई। चूंकि सोनू किशोर था, इसलिए उसकी लाश दफन कर दी गई थी। कविता अपनी योजना में सफल हो गई थी, लेकिन सोनू की मौत उसके दादा के गले नहीं उतर रही थी। इसलिए उन्होंने 8 दिन बाद थाने में जाकर अपना शक जाहिर करते हुए थाना प्रभारी उमाशंकर यादव से हत्या की शिकायत दर्ज की। उसके बाद पुलिस ने आरोपी कविता और उसके प्रेमी लाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर उन दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आज की दूसरी कहानी 2001 में सूरत में हुए दर्दनाक हत्याकांड की है, जहां कातिल 23 साल से मथुरा के मंदिर में साधु के वेश में छिपकर रह रहा था। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी मथुरा के बरसाना के नंदगांव में है कुंजकुटी आश्रम। तपती 25 जून 2023 को जून की गर्मी से बेहाल 3 साधुओं की टोली कुंजकुटी आश्रम के दरवाजे पर आकर रुक गए। इनके शरीर पर लाल पीले रंग के साधुओं वाले कपड़े थे। तीनों ने सिर पर सफेद भगवा अंगोछे बांध रखे थे। गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर चंदन का लेप था। तीनों साधु पसीने से तरबतर थे। कंधे पर लटक रही लाल रंग की झोली से भगवा रुमाल निकालकर चेहरे का पसीना पोंछते हुए एक साधु हैरत से बोला, दरवाजे पर क्यों रुक गए गुरुदेव? भीतर प्रवेश नहीं करेंगे क्या? मछेंद्रनाथ, मैं किसी आश्रमवासी के बाहर आने की राह देख रहा हूं। बगैर इजाजत लिए किसी भी जगह प्रवेश करना उचित नहीं होता। आपका कहना ठीक है गुरुदेव, मछेंद्रनाथ विचलित होकर बोला, लेकिन मुझे जोरों की भूख लग रही है। हम अंदर जाते तो मैं पेट की भूख शांत कर लेता। उसकी बात पर दोनों साधु हंसने लगे। हंसते हुए गुरुदेव, जिनका नाम हरिहरनाथ था, बोले, देखा कालीनाथ, इस पेटू मछेंद्र को इसे खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। फिर वह मछेंद्रनाथ की तरफ पलटे और कुछ कहना ही चाहते थे कि आश्रम के दरवाजे पर एक भगवा वस्त्रधारी दुबला पतला साधु आ गया। आप दरवाजे पर क्यों रुक गए? उस साधु के स्वर में हैरानी थी। कोई और आने वाला है क्या? नहीं महाराज, हम तो अंदर आने की इजाजत की प्रतीक्षा में यहां रुक गए थे। हरिहरनाथ ने मुस्कुराकर कहा, यहां इजाजत कौन देगा जी? गुरुजी की ओर से इस आश्रम में हर किसी को आने की छूट है। आप लोग अंदर आ जाइए। हरिहरनाथ अपनी साधु टोली के साथ अंदर आ गए। आश्रम में एक और रहने के लिए कमरे बने हुए थे। सामने दाहिनी ओर छप्पर नुमा शेड था, नीचे चबूतरा था। इसके बीच में अग्निकुंड बना हुआ था। अग्निकुंड में लकड़ियों की धूनी सुलग रही थी। उसके आसपास कई जटाधारी साधु बैठे हुए थे। कुछ चिलम पी रहे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे। एक साधु बैठा हुआ कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में तल्लीन था। तीनों साधुओं को वहां लाने वाला साधु आदर से बोला, आप लोग चाहें तो स्नान आदि कर लीजिए। मैं आपके खाने का बंदोबस्त करता हूं। खा पी कर आप आराम कर लेना। गुरुदेव अपने कक्ष में हैं, उनसे आपकी भेंट शाम को 5 बजे होगी। ठीक है महाराज, हरिहर मुस्कुराकर बोले। वह अपनी टोली के साथ आश्रम के कोने में लगे हैंडपंप पर आ गए। उन्होंने बाहर ही हैंडपंप पर नहाना धोना किया। फिर चबूतरे पर आ गए। उन्हें वहां भोजन परोसा गया। खा पी लेने के बाद वे चटाइयों पर विश्राम करने के लिए लेट गए। शाम को उनकी मुलाकात इस आश्रम के गुरु महाराज से हुई। वह वयोवृद्ध थे। उन्हें हरिहरनाथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद बताया, हम काशी विश्वनाथ होते हुए मथुरा आए थे। यहां आपके आश्रम कुंजकुटी की बहुत चर्चा सुनी तो आपके दर्शन करने आ गए। हम यहां कुछ दिन ठहरना चाहेंगे गुरुदेव। गुरु महाराज बोले, आपका आश्रम है हरिहरनाथ, आप अपनी मंडली के साथ ताउम्र यहां रहिए। यह साधु संतों का डेरा है, यहां कोई भी कभी भी आ जा सकता है। धन्यवाद गुरुदेव, हरिहरनाथ ने कहा। गुरु महाराज के पास से उठकर हरिहरनाथ ने चबूतरे के एक कोने में अपने उठने बैठने की व्यवस्था कर ली। तीनों ने वहां चटाइयां बिछाकर बिस्तर लगा लिया। 2 से 3 दिनों में ही हरिहरनाथ, मछेंद्रनाथ और कालीनाथ वहां आने जाने और रहने वाले साधु संतों से घुल मिल गए थे। वह उनसे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करते। अपना मोक्ष पाने के लिए साधु वेश धारण करने की बात बताकर यह पूछते कि वह साधु क्यों बने, यह वेश धारण करके उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है। आज उन्हें कुंजकुटी आश्रम में रुके हुए
4 दिन हो गए थे। गुरु हरिहरनाथ आज सुबह से ही उस साधु के साथ चिपके हुए थे, जो पहले दिन उन्हें सबसे अलग बैठा कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ता दिखाई दिया था। यह 50 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति था। दुबला पतला गेहूं रंग का वह व्यक्ति लाल कुर्ता, पीली जैकेट और लुंगी पहनता था। उसकी दाढ़ी मूंछ के बालों में सफेदी झलकने लगी थी। यह साधु पहले दिन से ही सभी से अलग थलग रहने वाला दिखाई दिया था। हरिहरनाथ ने शाम को खाना खा लेने के बाद उसके साथ गांजे की चिलम भरकर पी। गांजे का नशा हरिहरनाथ के दिमाग पर छाने लगा तो वह सिर झटक कर बोले, मजा आ गया आपकी चिलम में महाराज। मैंने पहली बार गांजा की चिलम पी है। यह नशा मेरा सिर घुमा रहा है। मैं रोज पीता हूं हरिहरनाथ। इसे पी लेने के बाद न अपना होश रहता है न दुनिया की फिक्र। बातों ही बातों में हरिहरनाथ ने महाराज से पूछा, महाराज जी आप साधु क्यों बन गए? वह साधु हंस पड़ा। पत्नी नहीं थी, वह मेरी प्रेमिका थी। मैं उसे बहुत प्यार करता था। प्यार करते थे तो पत्नी क्यों नहीं बना सके उसे? वह बेवफा निकली हरिहर। वह साधु गहरी सांस भरकर बोला, उसने किसी और से दिल लगा लिया था। ओह, हरिहरनाथ ने अफसोस जाहिर किया। ऐसी बेवफा प्रेमिका को तो सजा मिलनी चाहिए थी। मेरी प्रेमिका ऐसा करती तो मैं उसका गला काट देता। नहीं हरिहर, मैंने उस बेवफा से सच्ची मोहब्बत की थी। मैं उसके गले पर छुरी नहीं चला सकता था। मैंने उसको नहीं, उसके प्रेमी को यमलोक पहुंचा दिया। ओह, आपने अपनी प्रेमिका के यार को ही उड़ा डाला। हरिहर हैरानी से बोले, फिर तो आपको कत्ल के जुर्म में सजा हुई होगी। चिलम का एक गहरा कश लगाकर धुआं ऊपर छोड़ते हुए वह साधु हंसने लगा। सजा किसे मिलती महाराज? कातिल तो कत्ल करके फुर्र हो गया था। आज 23 साल हो गए उस बात को। मैं साधु बनकर यहां बैठा हूं। पुलिस वहां मेरे लिए हाथ पांव पटक रही है। सुना है मुझ पर 45,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है पुलिस कमिश्नर ने। साधु फिर करके हंसने लगा। हंसी थमी तो बोला, हरिहर, मुझ पर पुलिस 45,000 क्या 45 लाख का इनाम घोषित कर दे, तब भी वह मुझे नहीं पकड़ पाएगी। हरिहर नाथ के होंठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। वह कमर की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोले, तुमने सुन रखा होगा मिस्टर पदमचरण, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। देख लो, फांसी का फंदा तुम्हारे गले तक पहुंच गया। पदमचरण, वह साधु चौंक कर बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो हरिहरनाथ? हरिहरनाथ का हाथ कमर से निकलकर बाहर आया तो उसमें रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर साधु की कनपटी पर सटाकर हरिहर गुर्राए, मैं तेरा नाम भी जानता हूं और तेरा भूगोल भी। तू सूरत में विजय साचीदास की हत्या करके फरार हो गया था। आज 23 साल बाद तू हमारी पकड़ में आया है। दरअसल आपको बता दें कि साधु के वेश में ये सूरत की क्राइम ब्रांच के तेज तर्रार एएसआई सहदेव थे। इनके साथ जो 2 साधु वेशधारी मछेंद्रनाथ और कालीनाथ थे, उनके नाम जनार्दन, हरिचरण और अशोक थे। ये दोनों भी सूरत की क्राइम ब्रांच में एएसआई और हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। इन दिनों सूरत की पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ने की मुहिम शुरू कर रखी है। पदम उर्फ गोरांग चरण पांडा ने 3 सितंबर 2001 को विजय साचीदास नाम के युवक की हत्या कर दी थी। वह सूरत से भाग गया था। पुलिस उसे सालों तक सूरत और उसके पैतृक गांव ओडिशा के गंजाम जिले में तलाश करती रही। वह हाथ नहीं लगा तो उस पर 45,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। निराश होकर पुलिस को इस केस की फाइल बंद कर दी गई। 23 साल बाद विजय साचीदास हत्याकांड की फाइल फिर से खोली गई। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने भगोड़े मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ने की मुहिम शुरू की थी। इसी मुहिम के तहत पीसीबी प्रिवेशन ऑफ क्राइम ब्रांच के 2 एसआई और एक हेड कांस्टेबल को विजय साचीदास हत्याकांड की फाइल सौंपी गई। हत्यारे पदम उर्फ गोरांग चरण पांडा के बारे में पुलिस को पता चला कि वह पुलिस से बचने के लिए साधु बन गया है और इस समय उत्तर प्रदेश में रह रहा है। उसे ढूंढते हुए यह टीम मथुरा आई। साधु वेश बनाकर इस टीम ने 8 दिनों में 100 से अधिक धार्मिक स्थल, आश्रम और मठों की खाक छानी। इसी दौरान एक सर्विलांस टीम ने सूचना दी कि पदम साधु बना हुआ मथुरा के नंदगांव में रह रहा है। इसलिए यह टीम साधु के वेश में कूंजकुटी आश्रम में पहुंची। पदम उन्हें कूंजकुटी आश्रम में मिला। साधु वेश धारण करके 23 साल से वह यहां छिपा बैठा था। तेज तर्रार अपराध शाखा की टीम ने उसे अपनी सूझबूझ से ढूंढ निकाला। पदम उर्फ चरण पांडा की कनपटी पर रिवॉल्वर रखकर एएसआई सहदेव ने अपने साथियों को इशारा किया। वह तुरंत पदम के सिर पर पहुंच गए।
पदम को घेरकर हथकड़ी लगा दी गई। आश्रम में हड़कंप मच गया। एक साधु जो 23 साल से कुंजकुटी आश्रम में रह रहा था, उसके हाथ में हथकड़ी देखकर सभी आश्रमवासी चौंक गए। एएसआई सहदेव ने उन्हें इस साधु पदम उर्फ गौरांग चरण पांडा की हकीकत बताई तो सभी दंग रह गए। एक हत्यारा 23 सालों से साधु बनकर वहां रह रहा था। अपराध शाखा की टीम पदम उर्फ चरण पांडा को लेकर 28 जून 2023 को मथुरा से सूरत के लिए रवाना हो गई। जाने से पहले उन्होंने नंदगांव पुलिस चौकी के इंचार्ज राज सिंह के पास अपनी रवानगी दर्ज करवा दी थी। पदम उर्फ गौरांग चरण पांडा मूल रूप से ओडिशा के गंजाम जिले के श्रीराम नगर इलाके का निवासी था। उसके मां बाप और भाई बहन का एक बड़ा परिवार था, लेकिन इस परिवार के गुजर बसर के लिए ज्यादा कमाई नहीं थी। पदम के पिता मजदूरी करके जैसे तैसे परिवार की गाड़ी को धकेल रहे थे। पदम जवान हुआ तो घर की गरीबी उससे देखी नहीं गई। वह काम की तलाश में ट्रेन में सवार होकर सूरत शहर आ गया। बहुत कम पढ़ा लिखा था, इसलिए कोई अच्छी नौकरी तो मिलने वाली नहीं थी। मेहनत मजदूरी पदम करना नहीं चाहता था। यही करना था तो गंजाम जिले में ऐसे कामों की कमी नहीं थी। बहुत सोच विचार करके पदम ने गांधी चौराहे पर थोड़ी सी जगह ढूंढकर भजिया पकौड़े की रेहड़ी लगा ली। पदम का यह काम चल निकला। उसने शांतिनगर सोसाइटी में रहने के लिए एक कमरा किराए पर ले लिया। भजिया की रेहड़ी से अच्छी कमाई हो रही थी। पदम बंद संवर कर रहने लगा। कमरे का किराया और अपना खर्चा निकालकर वह अब गंजाम में अपने माँ बाप के पास बचा हुआ पैसा भेजने लगा था। शांतिनगर सोसाइटी में ही किराए पर रजनी नाम की युवती रहती थी। रजनी 23 साल की 5.5 फुट की नवयौवना थी। रंग गोरा, नाक नक्श तीखे। जवानी के बोझ से लदी रजनी को देखकर कोई भी फिदा हो सकता था। पदम की नजर सीढ़ियों से उतरते हुए रजनी पर पड़ी तो वह उसके रूप यौवन का दीवाना हो गया। पहली नजर में ही उसको रजनी से प्यार हो गया। वह रोज सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में जाता तो रजनी के कमरे के सामने तब तक रुकता था जब तक रजनी दरवाजे पर नहीं आ जाती थी। रजनी यह भांप चुकी थी कि इसी सोसाइटी में रहने वाला यह युवक उसका दीवाना है। अब वह पदम के शाम को लौटकर आने के वक्त पर खुद दरवाजे पर आकर खड़ी होने लगी थी। उसकी नजरें पदम से टकराती तो वह शर्म से नजरें झुका लेती। ठंडी सांस भरकर आह भरता हुआ पदम सीढ़ियां चढ़ जाता था। पदम यह महसूस कर चुका था कि रजनी उसे चाहने लगी है। उससे मेल जोल बढ़ाने के इरादे से एक शाम वह भजिया मिर्च को अखबार में पैक करके ले आया। रजनी अन्य दिनों की तरह उस दिन भी दरवाजे पर खड़ी मिली। पदम ने हिम्मत बटोरकर भजिया मिर्च का पैकेट रजनी की तरफ बढ़ा दिया। रजनी बोली, क्या है इसमें? पहली बार उसकी कोयल जैसी आवाज पदम के कानों में पड़ी। आप खुद देख लीजिए, पदम कहकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। दिन में रजनी उसे दिखाई नहीं देती थी, शायद वह कहीं काम पर जाती थी। लेकिन सुबह जब पदम सीढ़ियां उतरकर नीचे आया तो रजनी अपने दरवाजे पर खड़ी दिखाई दी। पदम को देखकर वह मुस्कुराई, बोली, भजिया स्वादिष्ट थी, कहां से लाए थे? मेरे ठेले की है। मैं गांधी चौक पर भजिया का ठेला लगाता हूं। आपको भजिया स्वादिष्ट लगी है तो मैं रोज शाम को ले आया करूंगा। पदम के स्वर में उत्साह भरा था। नहीं, अब तो मैं तुम्हारे पास गांधी चौक पर आकर ही भजिया खाया करूंगी, रजनी ने हंसकर कहा। मैं एक शर्त पर आपको भजिया खिलाऊंगा। कैसी शर्त? आप भजिया के पैसे नहीं देंगी? ऐसा क्यों? हैरानी से रजनी ने पूछा। अपनों से कोई पैसा नहीं लेता, पदम ने हिम्मत बटोरकर कह डाला। आपको दिल से प्यार करने लगा हूं मिस, हया से सिर झुकाकर बोली रजनी। मेरा नाम रजनी है, मैं भी आपको चाहने लगी हूं। पदम खुशी से उछल पड़ा। उसने रजनी का हाथ पकड़कर चूम लिया। रजनी शर्माकर अंदर भाग गई। उस दिन के बाद से रजनी शाम को उसके ठेले पर आने लगी। पदम उसे भजिया खिलाता। इस बीच दोनों प्यार भरी बातें करते। ये मुलाकातें भजिया की ठेली से हटकर सूरत के पिकनिक स्पॉट, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट तक पहुंच गईं। पदम जो कमाता था वह रजनी पर खर्च करने लगा। वह रजनी को सच्चे दिल से चाहने लगा था। रजनी से वह शादी करने का प्लान भी बना रहा था। रजनी से उसने वादा भी ले लिया था कि वह उससे शादी करेगी। प्रेम प्रसंग बढ़ने लगा तो पदम अब शादी के लिए रुपए भी जोड़ धरने लगा था। वह रजनी को पत्नी बनाकर अपने घर ओडिशा ले जाना चाहता था, लेकिन एक दिन उसका ख्वाब बिखर गया।
उसने रजनी को एक युवक के साथ हाथ में हाथ डाले शॉपिंग मॉल में खरीदारी करते हुए देखा। पदम वहां अपने लिए शर्ट खरीदने के लिए गया था। वह रजनी को चोरी छिपे देखता रहा। शाम को उसने रजनी से उस युवक के बारे में पूछा तो उसने बड़ी बेशर्मी से कहा, वह विजय साचीदार है, तुमसे अच्छा कमाता है, मैं उसके साथ खुश रह सकती हूं। पदम बोला, लेकिन तुमने मेरे साथ शादी करने का वादा किया है रजनी, मुझे तुम छोड़कर किसी दूसरे से दिल नहीं लगा सकती। दिल मेरा है पदम, रजनी कंधे झटक कर बोली, मैं इसे कहीं भी लगाऊं। फिर तुम्हारे पास है भी क्या? किराए का कमरा है, फुटपाथ पर भजिया तलते हो। मैं एक ठेली वाले से शादी करके अपनी जग हंसाई नहीं करवाना चाहती। अब तुम अपना रास्ता बदल लो पदम। नहीं, मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। रास्ता तुम्हें बदलना होगा रजनी, तुम मेरी थी, मेरी ही रहोगी। कोई जबरदस्ती है तुम्हारी। रजनी गुस्से से चीखी, मैं विजय से शादी करूंगी, समझे? मैं उस हरामी विजय को काट डालूंगा। पदम गुस्से से बोला, देखता हूं तुम कैसे उससे शादी करती हो। पदम कहने के बाद गुस्से में भरा वहां से चला गया। वह रात उसने अपने ठेले पर फुटपाथ पर बिताई। वह विजय साचीदार के बारे में सोच रहा था, जो उसके प्यार की राह में कांटा बन गया था। वह कब सोया उसे पता नहीं चला। 4 सितंबर 2001 दिन मंगलवार को मयूर विहार सोसाइटी के शांतिनगर थाने में रजनी ने विजय साचीदार के लापता हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए पुलिस के सामने बयान दिया कि विजय साचीदार को जान से मारने की धमकी पदम चरण ने दी थी। पदम चरण शांतिनगर सोसाइटी में 3री मंजिल पर किराए पर रहता है और गांधी चौक पर भजिया की ठेली लगाता है। विजय साचीदार को लापता करने में पदम चरण का हाथ हो सकता है, उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की जाए। रजनी द्वारा लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस शांतिनगर सोसाइटी में पदम चरण के कमरे पर पहुंची। वहां ताला बंद था। पदम चरण की तलाश में उसकी भजिया की ठेली पर पुलिस पहुंची तो ठेली पर कोई नहीं था। पदम चरण दोनों जगह से लापता था। इससे उस पर शक गहरा गया कि उसने विजय साचीदार का अपहरण किया है और कहीं दुबक गया है। पुलिस पदम चरण का मूल पता लगाने का प्रयास कर ही रही थी कि उसे उधना क्षेत्र खाड़ी में विजय साचीदास की लाश मिलने की सूचना कंट्रोल रूम द्वारा दी गई। उधना क्षेत्र की पुलिस को खाड़ी में एक युवक की लाश पड़ी मिली थी। उस युवक की तलाशी में आधार कार्ड मिला, जिसमें उसका नाम विजय साचीदार, उसका फोटो और एड्रेस था। आधार कार्ड से पता चला कि विजय साचीदार शांतिनगर थाना क्षेत्र में रहता था, इसलिए कंट्रोल रूम द्वारा इस थाने को सूचित किया गया। शांतिनगर थाने ने उधना क्षेत्र थाने से यह लाश अपने अधिकार में लेकर जांच की। विजय को गला दबाकर मारा गया था। विजय का पोस्टमार्टम करवाकर लाश उसके घर वालों को सौंप दी गई। इस मामले को भादमवी की धारा 302 में दर्ज करके पदम चरण की तलाश शुरू कर दी गई। पदम चरण के बारे में रजनी से बहुत कुछ मालूम हो सकता था। पुलिस ने रजनी को थाने में बुलाकर पूछताछ की तो रजनी ने बताया कि पदम का ओडिशा के गंजाम जिले में बरहमपुर इलाके में घर है। इससे अधिक वह कुछ नहीं जानती। रजनी ने पद्म से प्रेम करने के दौरान जो फोटो खींचे थे वे भी उसने पुलिस को दे दिए। शांतिनगर थाने की पुलिस पद्म की तलाश में ओडिशा गई। वहां उसके मां बाप को श्रीराम नगर में ढूंढ निकाला गया। उन्होंने बताया पदम कई दिनों बाद घर आया था, लेकिन एक रात रुककर वह चला गया। वह कहां गया यह उन्हें नहीं मालूम। पुलिस ओडिशा से खाली हाथ वापस आ गई। इसके बाद पदम को सालों पुलिस यहां वहां ढूंढती रही, लेकिन वह कहां छिप गया पुलिस को पता नहीं चला। पुलिस द्वारा उसके ऊपर 45,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया, लेकिन सब व्यर्थ। हताश होकर विजय साचीदास हत्या केस की फाइल पुलिस को ठंडे बस्ते में डालनी पड़ी। जून 2023 को पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने सूरत शहर के भगोड़े व मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ने की लिस्ट तैयार करवाई, तो उसमें 23 सालों से फरार चल रहे पदम चरण उर्फ चरण पांडा का भी नाम था। उस पर 45,000 का इनाम भी घोषित था। पदम को पकड़ने का जिम्मा अपराध शाखा के एएसआई सहदेव, एएसआई जनार्दन हरिचरण और हेड कांस्टेबल अशोक को सौंपा गया। इस टीम की पहली सफलता यह थी कि 23 साल से फोन बंद करके बिल में छिपे पदम ने मोबाइल फोन से अपने परिजनों से संपर्क किया था। ओडिशा के गंजाम जिले में श्रीराम नगर इलाके से गोपनीय जानकारी अपराध शाखा को मिली तो पदम के परिजनों से पदम का नया नंबर लेकर सर्विलांस पर लगा दिया गया।
उसकी लोकेशन ट्रेस की गई तो वह मथुरा के बरसाना की थी। अपराध शाखा की टीम मथुरा के बरसाना पहुंची। वहां से टोह लेती हुई नंदगांव पहुंच गई। यहां की पुलिस चौकी के इंचार्ज राज सिंह की मदद से साधु वेश बनाकर 8 दिन आश्रमों मठों में पदम को तलाश करती रही। अपने असली नाम छिपाकर 100 से ज्यादा धार्मिक स्थलों में उसे खोजा गया। फिर कूंजकुटी आश्रम में तलाश करने पहुंचे तो उन्हें साधु वेश में रह रहे पदमचरण को पकड़ने में सफलता मिल गई। पदमचरण को शांतिनगर थाना सूरत में लाकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि विजय साचीदास उसके और रजनी के प्रेम में बाधा बन गया था। उसे समझाने पर भी वह नहीं माना तो उसका अपहरण करके वह उद्यान खाड़ी क्षेत्र में ले गया और वहां गला दबाकर उसकी हत्या करने के बाद वह ओडिशा भाग गया। एक रात रुककर वह मथुरा आया। यहां नंदगांव के कुंजकुटी में साधु वेश बनाकर रहने लगा। उसे लगा कि विजय की हत्या हुए 23 साल गुजर गए हैं। पुलिस खामोश बैठ गई है तो उसने मोबाइल खरीदकर परिजनों से बात की। इसी क्लू द्वारा पुलिस उस तक पहुंची और वह पकड़ा गया। पुलिस ने पदम उर्फ गौरांग चरण पांडा को सक्षम न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।